चलो, आज बिना टाइम ख़राब किए हुए हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं फटाफट बल चैप्टर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ चैप्टर पढ़े हुए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन और मोशन, तो आज हम लोग को पढ़ना है बल। तो फोर्स, तो न्यूटन के गति के पहले नियम से और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम लोगों को कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी। जैसे न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें ये प्राप्त हुआ था कि बल की परिभाषा क्या होती है और उसके बारे में हम लोगों को मालूम चला था, और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल के फॉर्मूला के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो बल क्या होता है? बल F बराबर ma, यही तो होता है। तो बल के बारे में अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो फटाफट से पढ़ते हैं बिना टाइम ख़राब किए। 1% भी टाइम ख़राब नहीं करेंगे, बहुत जल्द तेज़ी में पढ़ेंगे। ये हद से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का टॉपिक है, बस बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें कुछ पढ़ना है नहीं, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछता है और पूछने की संभावना है, उसी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं पहले ये बता दे रहा हूँ कि बल क्या होता है। तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। जैसे अगर कोई वस्तु है तो अगर उस वस्तु पर बल लगाया जाए, कोई बाह्य बल, असंतुलित बाह्य बल लगाया जाए, तो वो क्या करेगा? या तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देगा, अगर परिवर्तन नहीं करेगा तो परिवर्तन करने की चेष्टा करेगा। तो अगर मैं इस बोर्ड पे ऐसे बल लगाऊं, जोर से धक्का दूं, तो क्या इसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है? तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन परिवर्तन करने की चेष्टा तो बल कर रहा है। जैसे अगर किसी गुब्बारे को ले ले, बैलून को, तो बैलून में अगर हवा भर दिया जाए तो बैलून तो पहले पिचका हुआ होगा, और जब हवा भरेंगे तो वो फूलना शुरू हो करेगा। जब वो फूलेगा तो अंदर से उसमें एक प्रकार का बल काम करेगा, और बल जब लगेगा तो वो फूल जाएगा। और फूले हुए बैलून को अगर हम लोग दबाएं चारों तरफ से तो वो पिचक जाएगा, तो उसके आकार और स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। तो जो चीज़ें सॉलिड होती है तो उस पे बल काम तो करता है, लेकिन उसके भौतिक स्थिति में परिवर्तन करने की, मतलब उसमें क्षमता अगर ज़्यादा ना हो तो वो नहीं कर पाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ें मुलायम हो तो उसके स्थिति में परिवर्तन कर देगा। अगर कोई चीज़ें सॉलिड है तो अगर उसके आकार में परिवर्तन नहीं करेगा तो उसके पोजीशन में या स्थिति में परिवर्तन कर देगा। जैसे अगर कोई चीज़ स्थिर है, 5 kg का कोई वस्तु है रखा हुआ, और उसको अगर हम लोग धक्का दें तो उस क्या होगा? उसके अगर भौतिक में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे आकार में परिवर्तन नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देगा। तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है। तो बल के बारे में हम लोग लिख लेते। सबसे चीज़ें जो है कि क्या पढ़ना है, तो बल बल पढ़ना है। बल क्या होता है? फोर्स। फोर्स, तो ये क्या है? यह एक भौतिक राशि है। बल को माप सकते हैं, तो जो चीज़ें मापा जा सकता है वो भौतिक राशि होती है। तो बल एक भौतिक राशि है, भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसके स्थिति में, उसके स्थिति में, स्थिति या आकार में, आकार भी तो बदला जा सकता है, आकार में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। ये नहीं है कि बल जिस पे लगाया जाए तो परिवर्तन हो ही जाएगा, परिवर्तन नहीं भी हो सकता है, तो वो बल है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम से, फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ जो न्यूटन का था, तो इससे बल की परिभाषा मिलती है, परिभाषा प्राप्त हुई। और सेकंड से क्या हुआ? सेकंड लॉ से क्या हुआ कि इसका सूत्र प्राप्त हुआ। तो बल का सूत्र क्या प्राप्त हुआ था? F = ma। तो m क्या होता है? a क्या होता है? a तो त्वरण होता है,
और m क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ये दो चीजें हैं। तो बल के बारे में अगर इतनी चीजें हम लोगों को मालूम चल गया तो और इसके बारे में बल की एक और परिभाषा को हम लोग ये लिख सकते हैं कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल क्या होता है, द्रव्यमान प्लस द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है। बल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का दो मात्रक याद कर लेना है कि बल का एक तो एसआई यूनिट को 1971 में अपनाया गया था। 1967 में फ्रांस के सेवरेस में एक सम्मेलन हुआ था, वो तो मैंने बता दिया है। तो एसआई यूनिट में इसका क्या है, एसआई यूनिट तो न्यूटन है जिसे एन से डिनोट करते हैं, न्यूटन। और सीजीएस क्या है, तो सीजीएस इसका यूनिट है, सीजीएस में क्या यूनिट है, डाइन। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और बहुत कम समय में ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। तो एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और जो बल का सीजीएस यूनिट क्या है, तो डाइन है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक न्यूटन बराबर कितना होता है, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 10 के पावर 5 डाइन। ये डाइन ओझा, ये भूत प्रेत वाला डाइन नहीं है। ऐसा नहीं कि ये ओझा और भूत प्रेत वाली ये डाइन है, घर में जैसे बच्चों को डराया जाता है कि डाइन आएगी, बच्चे बाहर ना निकले घर से। तो ये वाली डाइन नहीं है, पिचास वाली चुड़ैल वाली डाइन नहीं है। ये डाइन सीजीएस मात्रक है ना। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बस बल में इतना ही चीज़ें पढ़ना है और कुछ पढ़ना नहीं है। इतना चीज़ें अगर समझ में आ गया तो बस लगभग बल चैप्टर ख़त्म हो गया। तो ये फोर्स जो है F = ma, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको एकदम से याद कर लेना। F = ma। इस पे कुछ न्यूमेरिकल आता है, जैसे कि कोई 5 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से जा रही है, तो उसको फोर्स के लिए बोल देगा कि फोर्स कितना होगा। तो 5 गुणा कर देना है तो 25 न्यूटन के बराबर होगा। तो फोर्स का जैसे अगर इसको ऐसे निकाले, फोर्स का तो न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, अगर इन दोनों से निकाले तो इसका एक और यूनिट होता है। इसका एक और यूनिट क्या होगा, तो एम का क्या होगा, केजी। अरे मास का तो केजी होता है, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और ए जो त्वरण होता है, तो त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर ऐसे s⁻, मतलब ऐसे पावर 2 माइनस कर देंगे तो एक यूनिट ये भी होता है। ऐसे मतलब कि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल देता है 4 वैकल्पिक प्रश्न, उसमें ये दे देगा कि इसमें से कौन बल का मात्रक नहीं है। तो एक तो न्यूटन देगा, फिर डाइन देगा और ये दे देगा, फिर उसमें एक और कोई दूसरा दे देगा, जैसे पास्कल दे देगा या और कुछ भी चीज़ दे सकता है। तो पूछ देगा कि कौन नहीं है, तो जो इन तीनों के अलावा होगा वो नहीं होगा, ऐसे चुन लेना। बहुत नॉर्मल से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बहुत कोई मतलब वो नहीं है कि बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो यही नॉर्मल चीज़ें हैं। अच्छा, बल के बारे में अगर बात करें तो बल बहुत तरह के होते हैं, जैसे संतुलित असंतुलित बल भी होता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, घर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बहुत प्रकार का बल होता है। तो वो सभी चैप्टर वाइज हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। अच्छा, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जैसे संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है संतुलित बल, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये कोई 5 kg का गुटखा है, ये गुटखा खाने वाला नहीं है, गुटखा मतलब कोई लकड़ी का वस्तु है जिसको गुटखा बोलते, गुटका नहीं, गुटखा खाने वाला चीज़ होता है, वो एक नशीला पदार्थ है। तो ये होता है 5 kg की कोई वस्तु है, अगर इस पर 2 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर और यहाँ से 2 न्यूटन का फोर्स
अगर इधर की ओर दबाया जाए तो इसके पोजीशन में क्या परिवर्तन होगा? तो इसके पोजीशन में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, ये एक ही जगह पर बना रहेगा। तो जब एक ही जगह पर ये स्टैटिक बना रहेगा तो ये हम बोल सकते हैं कि जो ये दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो ये बैलेंस फोर्स है। जितना इधर से लग रहा है उतना ही इधर से लग रहा है, तो इसके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ये बैलेंस फोर्स होगा। तो ये संतुलित बल कहा जाएगा। तो ये एक ही जगह पर ये वस्तु विराम में रहेगी, विराम में ये बनी रहेगी। अब दूसरा पोजीशन क्या होगा? दूसरी केस में ये होगा कि अगर ये 5 केजी का कोई वस्तु है और इधर से हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें और इधर से हम 4 न्यूटन का फोर्स लगा दें, तो क्या होगा? वस्तु 6 न्यूटन, इधर की ओर 6 न्यूटन ज़्यादा फोर्स लगेगा इधर से, तो ये इधर की दिशा में मूव करना शुरू करेगा, इधर की ओर जाएगा तो इधर मूव करेगा। तो ये क्या होगा? ये गति में आ जाएगा। तो इसके स्थिति में परिवर्तन आ गई। तो यही होता है, ये संतुलित होता है, ये असंतुलित होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये संतुलित बल है, संतुलित बल, और ये क्या है? असंतुलित बल। ये बैलेंस्ड फोर्स है, ये इनबैलेंस्ड फोर्स है। तो ये क्या होगा? ये मूव करेगा। तो इसमें क्या चीज़ें समझ में आई? इसमें समझने वाली ये चीज़ें हैं कि अगर कोई वस्तु मूव कर रहा है तो इसका मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, और जब एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तो इसका मतलब उस पर इनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, इसमें और एक दो बातें हैं जिसको मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे कोई बल होता है तो बल में ये चीज़ें पढ़ना है कि बल में ये पढ़ना होता है कि कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पे चल रही है तो वृत्तीय गति कर रही होगी। अगर कोई वस्तु है और वो वृत्त पे ऐसे चल रही है तो जब सर्कल पर चलेगा तो उसमें क्या होगा कि सर्कल पर चलने के कंडीशन में दो ही कंडीशन होता है। एक तो रेडियस की तरफ फोर्स लगता है और एक टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगता है। तो जब टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा? वस्तु हमेशा बाहर की तरफ जाएगी, और रेडियल फोर्स जो लगता है तो वो हमेशा सेंटर की ओर अपना वो खिंचाव करेगा। तो इसमें ये होता है कि जो भी बल काम कर रहे हैं तो उसमें ये देखना होता है कि कौन से स्थिति में कौन सा बल काम कर रहा है, सेंटर की ओर काम कर रहा है या बाहर की ओर काम कर रहा है। जैसे अगर घर में आप लोग, मतलब जो लोग के घर में अगर गाय भैंस होगी और जो गांव वाले होंगे उन लोगों को इतना पता चल रहा होगा, अगर घर में गाय भैंस होगी या मतलब रिलेशन में भी कहीं गाय भैंस होगी तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि घर की जो औरतें होती है माँ बहन, तो वो क्या करती है कि जो दही होता है, दही को ऐसे मथनी से ऐसे करके उससे क्रीम निकालती है बाहर। तो जब क्रीम निकाला जाता है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है बार बार कि दूध से क्रीम निकालने की विधि में कौन सा फोर्स काम करता है, अपकेंद्री बल या अभिकेंद्री बल या दोनों में से कोई नहीं। मतलब ऐसे करके कुछ कुछ और ऑप्शन देता है, तो इसमें चुनना होता है। और फिर बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यार अपकेंद्री होगा या अभिकेंद्री होगा। जैसे ये पूछ दे कि मौत के कुएं में जो साइकिल सवार होते हैं या बाइक चलाने वाले, तो उन पे अपकेंद्री बल कार्य कर रहा है या अभिकेंद्री बल। हाँ, गाड़ी को मोड़ते समय क्या होता है कि हम लोग थोड़ा झुक जाते हैं। ऐसे अगर इधर से जा रहे हैं, अगर ऐसे घूमते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं, इधर घूम रहे तो इधर ऐसे झुक जाते हैं। तो उस पे कौन सा बल कार्य करता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। या इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसमें कौन सा फोर्स कार्य करता है। तो ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, तो मैं ये बता दे रहा हूँ। बहुत छोटी बातें हैं मगर मोटी मोटी, ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन जल्दी से समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर होगा जादू। 1 मिनट का काम है, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो,
बहुत आसान होता है पढ़ना, कुछ पढ़ना है नहीं, बहुत आसान है। बल में क्या है, बल में दो ही चीज याद करना है, बल का मात्रक, बल क्या है ये समझ में। परिभाषा तो कभी पूछेगा नहीं किसी भी लाइफ में, दुनिया के किसी एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा। कभी पूछ ले तो उसका बात अलग है, लेकिन पूछता तो केवल वही है जो नहीं पूछना चाहिए। तो और इसमें पढ़ना क्या है, बल के प्रकार के बारे में। एक होता है अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा में होता है अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यही करके ऐसे पूछता है। तो अपकेंद्री क्या होता है, जैसे मैं ये बता दे रहा हूं कि ये कोई ऐसे करके, ये कोई रास्ता है, ये बहुत गंदा बन रहा है, मुझे कोई फिगर बनाने नहीं आता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है हमको। भारत का नक्शा तो आज तक नहीं बनाने आया, ऐसे करके ऐसे बस बना देता हूँ, बस काम चल जाता है किसी तरह से। बाकी इसके ऊपर ऐसे करके गुजरात, ऐसे करके जम्मू कश्मीर, बस ऐसी दुनिया चल रही है। तो ये अगर कोई वृत्तीय पथ है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ से मूव करना ऐसे शुरू किया, जब ये मूव करना ऐसे शुरू किया तो यहाँ पर अगर इसका सेंटर है तो क्या होगा, इसके टेंजेंट के एलोंग हमेशा से वस्तु बाहर की ओर भागना चाहिए। जैसे अगर क्या होता है कि कोई रस्सी ले लेते हैं और उसमें रस्सी में पत्थर बांध के ऐसे घुमाते हैं, तो अगर रस्सी खुल जाए पत्थर से तो क्या होता है, पत्थर अपनी एकदम सीधी रेखा में जाता है टेंजेंट के एलोंग। तो अगर यहाँ से रस्सी घुमाए ऐसे, अगर यहाँ रस्सी खुल गई तो पत्थर सीधे ऐसे जाएगा, पत्थर तो ऐसे करके ऐसे नहीं घूम जाएगा एकदम से। अगर यहाँ पत्थर खुलेगा तो यहाँ से सीधे ऐसे निकलेगा, यहाँ खुल जाए तो सीधे ऐसे भागेगा पत्थर, यहाँ खुल जाए तो सीधे ऐसे भागेगा पत्थर, यहाँ खुले तो ऐसे भागेगा, तो अपने टेंजेंट के एलोंग बाहर भागता है। तो इसमें क्या मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, अगर कोई वस्तु यहाँ से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इसमें जो सेंटर की ओर फोर्स लगेगा, एक तो फोर्स सेंटर की ओर लगेगा, क्योंकि सेंटर की ओर फोर्स लगेगा तभी तो वस्तु बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कम हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर जीरो हो जाए तो वस्तु बाहर की तरफ चल जाएगा। लेकिन अगर जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो नहीं होता तब तक वस्तु क्या करेगा, वृत्तीय पथ पे चक्कर करते रहेगा। अब इसमें क्या है फंडा कि जब तक इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतना ही लगता है, तभी तो वस्तु एक ही पथ पे गति कर रहा है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगता तो कभी इधर चलता कभी इधर चलता, फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो जितना अपकेंद्री बल लगता है उतना ही अभिकेंद्री बल भी लगता है, मतलब इन दोनों का मान लगभग बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मान बराबर होता है, और ये होता कितना है तो mv² डिवाइडेड बाई r होता है। अब ये m क्या है, तो m होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये mv² बाई r, और ये भी होता है mv² डिवाइडेड बाई r। तो m क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, m बराबर द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और v बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेग, और एम भी हो गया। और r क्या होता है, तो जिस सर्कल पर, मतलब जिस पथ पे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके त्रिज्या के बराबर में होता है। तो r क्या है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, तो रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ सर्कल। यही तो होता है, आर्क होता है ये जिस पथ पे गमन करे तो वो उसकी आर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब अपकेंद्री बल क्या होता है कि बाहर की ओर काम करता है बल। बाहर की ओर कार्यरत बल। और ये क्या होता है अंदर की ओर, अंदर या भीतर, अंदर की ओर कार्यरत बल। जो बल अंदर की ओर खींचे वो अभिकेंद्री और जो बाहर की ओर धकेले वो अपकेंद्री। इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। जैसे अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है कुछ कुछ कि इलेक्ट्रॉन की गति, जैसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन का परमाणु के नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना, तो इसमें मैं एग्जाम्पल में यहां पर लिख दूं परमाणु का नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। चक्कर लगाना। दूसरा में ये बता दें कि दूसरा क्या मतलब कि एग्जाम्पल हो सकता है कि जो ग्रहों का सूर्य की परिक्रमा करना। सूर्य की परिक्रमा करना। और क्या हो सकता है कि और एग्जाम्पल में ये हो सकता है कि जैसे ये एक और होता है कि दूध से क्रीम निकालना। दूध से क्रीम निकालना। और एक क्या होता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये चीजें। और क्या है कपड़े धुलने और सुखाने दोनों की मशीन होती है, तो कपड़े सुखाने और धुलने की मशीन। और क्या है कि गाड़ी मोड़ते समय मतलब अपकेंद्री बल कार्य करता है या अभिकेंद्री बल, ये चीज़ें। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जब याद आते तो मैं बता देता, क्योंकि मेरे पास कोई कॉपी किताब है नहीं, बोर्ड डिजिटल है नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जितनी चीज़ें याद आ रही है इतने चीज़ें से समझ में आ जाना चाहिए कि लगभग इसी के आधार पे जो चीज़ें हैं वो काम करेगा। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना, तो ये कौन सा बल होगा अपकेंद्री होगा या अभिकेंद्री। तो ये क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा या सेंट्रीपिटल, तो ये अभिकेंद्री बल होगा। अभिकेंद्री बल होगा। और जो सूर्य की परिक्रमा करता है ये भी अभिकेंद्री बल होगा। ये रटी रटी चीजें नहीं है, मैं बता दे रहा हूं कि कैसे होगा। दूध से क्रीम निकालना ये अपकेंद्री बल होगा। अपकेंद्री बल। और वॉशिंग मशीन जो होता है ये क्या होगा ये भी अपकेंद्री होगा। और फिर उसके बाद में गाड़ी मोड़ते समय कौन सा बल कार्य करता है, तो गाड़ी जब मोड़ते हैं तो इसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो गाड़ी मोड़ते समय अभिकेंद्री बल कार्य करता है। अभिकेंद्री बल। अब मैं ये बता दे रहा हूं इसको समझ में कैसे अगर नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो चक्कर तो हमेशा से लगाएगा ना। अगर चक्कर लगाते वक्त ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से एकदम से बाहर आ जाए तो इसमें ये बोलते हैं कि अपकेंद्री बल ज़्यादा हो गया। तो
अब केंद्रीय बल हो जाता, लेकिन जब तक चक्कर लगा रहे हैं तो अभी केंद्रीय बल उस पर कार्य कर रहा है, तभी तो वो अपने सेंटर की ओर इलेक्ट्रॉन को बांध रहा है, तो इसलिए अभी केंद्रीय बल होगा। इसलिए ग्रह की गति में भी अभी केंद्रीय होगा, क्योंकि वो गति कर रहा है, तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रहों पर कार्य कर रहा है, वो बाहर नहीं जाने दे रहा है। दूध से क्रीम निकालना अब केंद्रीय बल होगा। जैसे अगर मथनी से ऐसे महते हुए देखे होंगे आप लोग, तो ये बताइए कि दूध अगर यहाँ पर जैसे एक हंडी होगा या कोई भी चीज़, तो उसमें क्या होगा, दूध बार बार यहाँ से सेंटर से बाहर की ओर जाता है, दूध हमेशा बाहर की ओर जाता है। तो फिर क्या होता है, क्रीम ऊपर की ओर आ जाता है, क्योंकि क्रीम हल्का होता है, उसका डेंसिटी कम होता है, तो वो ऊपर की ओर आ जाता है। तो ये अब केंद्रीय बल, क्योंकि हमेशा दूध बाहर की ओर फेंकता है। वॉशिंग मशीन में भी ऐसे ही हुआ होगा। जिनके घर में वॉशिंग मशीन होगा तो वे लोग देखे होंगे कि कपड़े को वो क्या करता है, ऐसे गोल घूमता है जब, तो कपड़े को बार बार बाहर की ओर ऐसे फेंक रहा है। तो जब कपड़े को बाहर फेंकता है तो अब केंद्रीय बल, और गाड़ी मोड़ते समय अभी केंद्रीय बल। अगर अब केंद्रीय बल लगता तो अगर ये ऐसे करके, अगर ये रोड है तो इधर से जाते वक्त अगर स्पीड में 100 की स्पीड में आजकल बच्चा बाइक चलाता है अपाची लेकर, और एकदम से अपाची पल्सर लगता है कि बाप का रोड है, तो अगर 100 की स्पीड में यहाँ से चले, अगर इसमें इधर की ओर बल कार्य नहीं करता तो ये इसके यहाँ तक जाते जाते टेंजेंट के एलोंग चला जाता, तो ये इधर भाई साहब चले जाते। तो जिनका सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य नहीं करता, तो कुछ लोग बाहर की ओर चले भी जाते हैं, तो बाहर की ओर चले जाते तो वो बाहर नहीं जाते, वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाने का रास्ता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब केंद्रीय बल ज़्यादा कार्य करेगा तो हॉस्पिटल में पहुंचा देगा झट से। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करे तो अंदर की ओर, तो ये घर पे पहुंचा देगा। घर जाने का रास्ता कौन है, ये, और हॉस्पिटल या भगवान के पास जाने का रास्ता कौन है, ये है। ये डायरेक्ट भगवान से भेंट कराता है, और सबको भगवान से भेंट करना है। जिन लोगों को भेंट करना है वो डायरेक्ट जाए घुमान पर, और सेंट्रीपिटल फोर्स को जीरो कर दे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने भगवान के पास पहुंचा देगा। इतनी बातें समझ में आ गई। बस इतना ही पढ़ना था बल के चैप्टर में, और बाकी चीज़ें जो है तो वो अगले चैप्टर में, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और जो भी चीज़ें बचा, तो फ्रिक्शनल फोर्स, वो सभी अलग अलग चीज़ें पढ़ ले। वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो उसमें बाकी इतनी चीज़ें तो बस पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी। बाकी इसके बाद में जो बचा होगा वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।